नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। झारखंड विधानसभा में 1,01,101 करोड़ का बजट वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने पेश किया। इसमें सबसे ज्यादा स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए आवंटन किया गया है, तो वहीं पेयजल में 20% राशि की बढ़ोतरी की गई है। झारखंड विधानसभा में स्वास्थ्य के लिए सेक्टर में सबसे ज्यादा 27% की बढ़ोतरी की गई है। कृषि ऋण माफी योजना में 2,11,530 किसानों के खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिए गए हैं। बजट में गरीबों और किसानों के लिए 100 यूनिट बिजली प्रतिमाह मुफ्त देने का ऐलान किया गया है और इसी के साथ प्रशिक्षित पारा शिक्षकों के मानदेय में 40% बढ़ोतरी का ऐलान किया गया। तो टेट पास प्रशिक्षित शिक्षकों के मानदेय में 50% बढ़ोतरी की गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि अब पारा शिक्षक सहायक प्राध्यापक के नाम से जाने जाएंगे। और बजट में गरीब और किसानों को हर महीने 100 यूनिट फ्री में बिजली देने का ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री ने पीएम आवास योजना में 50,000 रुपए की अतिरिक्त सहायता लाभुकों और राज्य सरकार की ओर से देने का ऐलान किया। राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को बिजली बिल की राशि में अतिरिक्त भार को कम करने हेतु राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी दिया जाएगा। इसके तहत वित्तीय वर्ष 22-23 में विभिन्न श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं को सब्सिडी प्रदान करने हेतु 1,800 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। अध्यक्ष महोदय, गरीब और किसानों पर बिजली बिल का बोझ कम करने के उद्देश्य से हमारी सरकार द्वारा ऐसे प्रत्येक परिवार को मासिक 100 यूनिट बिजली मुफ्त दिए जाने का प्रस्ताव है। तहत IAP जिलों के प्रति आवास 1,30,000 रुपए तथा नॉन IAP जिलों में 1,20,000 रुपए उपलब्ध कराए जाते हैं, जिससे 25 वर्ग मीटर में छोटे छोटे कमरे एवं किचन का निर्माण हो पाता है। सरकार यह महसूस करती है कि इतने छोटे घरों में पूरा परिवार ठीक से नहीं रह पाता, इसलिए राज्य सरकार द्वारा स्टेट फंड से एक अतिरिक्त कमरे के निर्माण के लिए 50,000 रुपए प्रति आवास के दर से उपलब्ध कराने की योजना है। छात्रों को पढ़ाई में दिक्कत ना हो, इसके लिए झारखंड सरकार ने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की है। इसके तहत योजना में राज्य सरकार बिना गारंटी देगी लोन और इससे गरीब छात्रों को उच्च शिक्षा में काफी मदद मिलेगी। राज्य सरकार के संज्ञान में यह बात आई है कि राज्य के गरीब छात्र छात्राएं पैसे के अभाव में श्रेष्ठ संस्थाओं से उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जा रहे हैं। बैंकों द्वारा भी बिना मॉर्टगेज के लोन की राशि उपलब्ध कराने में असमर्थता व्यक्त की जा रही है। इसलिए राज्य सरकार द्वारा झारखंड के छात्र छात्राओं के उच्चतर शिक्षा में बाधाओं को दूर करने हेतु गुरुजी क्रेडिट कार्ड स्कीम प्रारंभ करने का प्रस्ताव है। आगामी वित्तीय वर्ष 22-23 में उच्च तकनीकी शिक्षा के लिए 2,036 करोड़ 13 लाख का बजट प्रस्तावित है। और विधानसभा के बजट सत्र में सदन की कार्रवाई से जेएमएम विधायक धरने पर बैठे। इसके जरिए विधायकों ने सरकार की स्थानीय नीति को लेकर विरोध जताया। विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने घोषणा पत्र में शामिल होने के बाद भी स्थानीय नीति लागू नहीं करने पर नाराजगी जताई। स्थानीय नीति के बारे में जो हम लोगों ने चुनाव के पहले बोला था, लोगों को आश्वासन दिया था, ये मैनिफेस्टो था और आज ये चीज लागू नहीं हुआ, इसलिए हम लोग को यहाँ बैठना पड़ रहा है। सरकार नहीं मांग रहा तो सत्ता है। अगर सरकार ये कर देती तो हम लोग क्यों बैठते हैं। बजट को लेकर घर का बजट बनाने वाली गृहिणियों ने सरकार से काफी उम्मीदें लगाई हुई थी, लेकिन बजट आने के बाद महिलाओं की आंखों में साफ तौर पर निराशा देखने को मिल रही है। इन महिलाओं का कहना है कि महंगाई अपने चरम पर है। बजट को लेकर हमने काफी उम्मीदें लगाई हुई थी, लेकिन सरकार ने महिलाओं के किचन के लिए कोई राहत नहीं दी है। महिलाओं से बात की रांची संवाददाता कोमल बहल ने।
झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने झारखंड का बजट तो पेश कर दिया है, लेकिन इस बजट से जो घर की वित्त मंत्री होती है, महिलाओं को कहा जाता है कि घर की वित्त मंत्री वही होती है, बजट वही बनाती है किचन का, घर का। उन्हें क्या कुछ उम्मीदें थी इस बजट से और कितनी उम्मीदों पर सरकार खरी उतरी है, इसे लेकर के हम बात करते हैं। क्या कुछ उम्मीदें थी इस बार आप लोगों को झारखंड के बजट से? बहुत उम्मीदें थी। हमारे किचन में तो कोई राहत नहीं मिली। एक्चुअली जो तेल के दाम हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, आसमान छू रहा है तेल का दाम। और ये कोविड के बाद 3 लहरों के बाद ये पहला बजट था, तो जायज़ सी बात है बहुत उम्मीदें थी हमें, लेकिन उम्मीद पर निराशा फिर गई। कोई खुश नहीं है कोई चीज से लेके। काफी उम्मीदें थी। काफी उम्मीद थी, लेकिन हम लोग को कोई खुश नहीं, सब में बहुत महंगाई बढ़। खैर कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। इनका कहना है कि काफी उम्मीदें थी, लेकिन उम्मीदों पर जो है उतना उम्मीदों वाला बजट नहीं है उनके लिए। क्या कहेंगी? यही बोलना है कि हम लोग तो बहुत निराश हैं। जहाँ पे गैस का सिलेंडर का दाम था मतलब 980, अभी अचानक झटका मिला कि वो 1200 में पहुंचने वाला। तो सोचिए, एक कोविड से अभी हम लोग निकले ही नहीं है और इतना महंगाई। मतलब जब आप लोग घर का बजट बनाते हैं तो क्या सोचती है उस समय बजट बनाते समय? हाँ, तो महीना का बजट फिक्स रहता है कि ये करना है। जितनी इनकम तो नहीं ना बढ़ी है। और उसके बाद कोविड ने तो और इनकम का आने का जरिया कम कर दिया। महिला तो यहाँ की सुरक्षा नहीं है, आए दिन रेप के केस बढ़ रहे हैं। कुछ दिन पहले अंबा प्रसाद के साथ हुआ था, जब उनके साथ हो सकता है तो हम लोग तो उनके साथ। तो वो जो शिवरात्रि में गई थी तो थोड़ी पंडित जी के साथ भगदड़ हो गई थी, तो उनके सामने तो हम लोग आम बात है हम लोग के लिए। और बाल विकास के ऊपर कहा जाए तो वो तो बच्चे लोग भी सेफ नहीं है। तो जैसा कि महिलाओं का कहना है कि किचन को लेकर के भी काफी उम्मीदें उन्होंने लगाई हुई थी, लेकिन वित्त मंत्री ने कुछ खास महिलाओं को खुश नहीं किया है किचन के बजट को लेकर के। तो वहीं महिला सुरक्षा को लेकर के भी इनका यही कहना है कि बाल विकास का मुद्दा हो या महिला सुरक्षा का मुद्दा हो, इसे लेकर के कई बार बजट में कई तरह के प्रावधान होते हैं, लेकिन धरातल पर जो है कुछ काम होते नजर नहीं आता। ये इन महिलाओं का कहना है। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ कोमल बहल, न्यूज 18 रांची। झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स ने राज्य सरकार के बजट को बेहतर बताया है। झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष ने बताया कि पिछले साल के बजट में भी सरकार ने सिंगल विंडो सिस्टम की बात की थी, लेकिन बजट में वो कहीं नजर नहीं आ रहा। हालांकि उन्होंने सरकार के इंडस्ट्रियल पॉलिसी की तारीफ जरूर की, लेकिन ये बताने से नहीं चूके कि रांची के तुपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया के हालात बेहद खराब हैं। ये राज्य सरकार का बजट है, 1 लाख करोड़ का बजट है। निश्चित तौर पे बजट में बहुत सारी खूबियाएं भी हैं, लेकिन व्यापार जगत को जो ज़रूरत है अगर वो मिल जाए तो मुझे लग रहा है कि झारखंड में व्यापार और उद्योग चलाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत बजट का नहीं है, बजट में तो हजारों प्रावधान रहते ही हैं, और चूंकि एक्सपर्ट द्वारा बजट बनाया जाता है तो निश्चित तौर पे सभी बजट बेहतर और बेहतरीन होता है, लेकिन उसका एक्सक्यूशन कैसे हो इस पर सरकार को ध्यान रखना चाहिए। दुमका में 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीय और नियोजन नीति लागू करने और बाहरी भाषाओं को हटाने की मांग को लेकर जनाक्रोश महारैली का आयोजन किया गया। सिदो कानू मुर्मू विश्वविद्यालय के छात्र समन्वय समिति के बैनर तले आयोजित इस रैली में हजारों की संख्या में लोगों ने प्रदर्शन किया। जनाक्रोश महारैली में आदिवासी छात्रों ने जमकर नारे लगाए। 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीय और नियोजन नीति की मांग कर रहे कई छात्रों ने अपने सिर पर 1932 लिखा बाल का डिजाइन करवाया। रैली प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सरकार को चेतावनी दी है कि जल्द मांग पूरी नहीं होने पर विधानसभा का घेराव करेंगे। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया। से जो आए हुए हैं नौजवानों को नौकरी देने का काम करें, अन्यथा ये अब जो चिराग दे रहे हैं आज ये चिंगारी जल चुकी है। सरकार समझ जाए, सुधर जाए और 1932 खतियान को लागू करें, अन्यथा यहाँ से तो सिदो कानू के धरती से फूल का आगाज छात्र के नेतृत्व में हो चुका है और इसको राज्य सरकार इसको रोकने में नाकामयाब होगा। वो चेतावनी देना चाहते हैं, आप अभी जगो, अब जगो। यहाँ के आदिवासी मूलवासी जग चुके हैं। अगर 1932 खतियान स्थानीय नीति और नियोजन नीति नहीं लाती है तो यहाँ पर आने वाले दिनों में उससे बड़ा हुला आप सबको देखना पड़ेगा और यहाँ पर आर्थिक नाकेबंदी भी की जाएगी। यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही श्रेया भारत लौट गई, लेकिन आज भी उनके जहन में यूक्रेन का मंजर तैर जाता है।
मोबाइल पर वो दहशत की तस्वीरों को निहारती रहती हैं। रांची की श्रेया यूक्रेन में रहकर एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन इसी बीच रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ गया। किसी तरह वो अपने दोस्तों के साथ पहले दिल्ली और फिर रांची पहुंची। श्रेया अपने घर सुरक्षित लौट आई हैं, लेकिन अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ने का मलाल जरूर है। 24 के मॉर्निंग पे अटैक हुआ, तो बाकी मैं तो फिर एक दिन पहले आई। उसके बाद फिर वहाँ मेरे काफ़ी फ्रेंड्स में मैं डायरेक्ट टच में थी, तो फिर वो लोग बताएं, वो लोग सब काफ़ी डरे हुए थे, बहुत ज़्यादा पैनिक का सिचुएशन था, क्योंकि हम सब ने कभी ऐसा कुछ फेस नहीं किया था। ये हमारे लिए लाइफ में फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था, जो कि मीन्स सारे डरे हुए थे। सबसे अच्छी बात थी कि हमारा वेस्टर्न बॉर्डर में था, लेकिन ये पता नहीं था कि कब अटैक वहाँ भी हो जाए, इसीलिए सारे पैनिक किए हुए थे। और सिचुएशन अभी तो बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन है वहाँ पे। बहुत अच्छा लग रहा है। हम इसके लिए नहीं, हम सारे बच्चों के लिए प्रार्थना किए कि सारे बच्चे अच्छा से निकल जाएं। इसके सब दोस्त लोग थे, ये भी बहुत परेशान थे दोस्त लोग के लिए कि मम्मी उन लोग के लिए भी प्रार्थना करो। हमने सभी के लिए प्रार्थना किया कि सब बच्चे अच्छे से आ जाए। और जंग के बीच यूक्रेन के विनिस्टिया में फंसी बोकारो की अंशिका श्रीवास्तव आज अपने घर पहुंच गईं। अंशिका ने इंडियन एम्बेसी, यूक्रेन और रोमानिया की सरकार को धन्यवाद दिया है। अंशिका ने बताया कि छात्रों ने गाड़ियों में भारत का झंडा लगाया था। छात्रों को जानकारी मिली थी कि पीएम मोदी की रूस के राष्ट्रपति से बात हुई है। ऐसे में छात्र बस के साथ बैग में भी तिरंगा लगाकर रखे हुए थे। बोकारो में सेक्टर 1 की रहने वाली अंशिका श्रीवास्तव यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई करने के दौरान वहां विनिस्टा सिटी में फंसी हुई थी। अब वह घर लौट चुकी है और अपने माता पिता के साथ समय बिता रही है। ये आज ही बोकारो पहुंची है और अपने माता पिता के साथ यहाँ है। हम सबसे पहले अंशिका से बात करते हैं। एक चीज़ बताओ, कैसा महसूस कर रही हो आज आने के बाद? वापस आने के बाद बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हो रहा है, सुकून मिल रहा है। घर वाले भी बहुत खुश हैं, तो काफ़ी खुशी मिल रही है। कब तुम वहाँ से चली? मैं 27 को चली थी वहाँ से, और 2-3 दिन लगे रास्ते में, क्योंकि बाय रोमानिया हम आए हैं यहाँ पे, इसलिए। फ्लैग लगाने का बात आ रहा है कि फ्लैग लगाया, क्या सोचकर फ्लैग लगा रही थी तुम लोग कि भारत का एक मजबूत है, एक इरादा भी मजबूत हो रहा था? हाँ, एक्चुअली हमारे अंदर एक तो देश वापसी आने की वो थी, मंशा थी, और दूसरी बात कि हमें ये बताया गया था कि रशियन मतलब गवर्नमेंट से बात हुई है हमारे गवर्नमेंट की कि हमारे स्टूडेंट्स को वो कुछ भी नहीं करेंगे। तो ये भी एक मोटो था फ्लैग लगाने का कि हम सेफली, अगर रास्ते में कोई रोकता है हमें, तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। इस वजह से हम लोग अपने बसेस में और अपने बैग्स में हमने इंडियन फ्लैग लगाया हुआ था। फ्री में सिम प्रोवाइड किया, खाने पीने की व्यवस्था, ब्लैंकेट, सब कुछ, हर एक चीज़ की व्यवस्था की गई। तुम लोग वहाँ से कब से फिर फ्लाइट कई तारीख को वहाँ से पकड़े? ऑलमोस्ट 2 दिन हम लोग थे वहाँ पे रोमानिया में, लाइक 1 नाइट और 1 डे वहाँ पे स्टे किया। हमें शेल्टर में रखा गया था। वहाँ शेल्टर में खाने पीने से लेके हर चीज़ की अरेंजमेंट थी। उसके बाद एक दिन सुबह एम्बेसी वाले आए, उन्होंने बस अरेंज की थी। उन्होंने कहा कि फ़्लाइट्स अवेलेबल है, फिर हमें एयरपोर्ट लेके जाया गया और फिर वहाँ से हमने एयर इंडिया की फ़्लाइट ली। नहीं, हम भी नहीं, मतलब सारे गार्जियन बहुत घबराए हुए थे। हम तो सबकी फीलिंग समझ सकते हैं ना, जिस तरह मेरे साथ था सबके साथ होगा। बस यही है कि बेटी आ गई, बहुत खुशी है। देखिए, जिस तरह से अंशिका वापस आई है, ऐसे में हम कह सकते हैं कि भारत सरकार का एक बहुत बड़ा योगदान है इनको सही सलामत लाने में। ऐसे में इनको अब ये चिंता जरूर है कि आने वाले समय में हम अपनी पढ़ाई कैसे पूरी करें। मृत्युंजय कुमार, न्यूज़ 18, बोकारो। रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। रांची से बड़ी खबर आ रही है। हाईकोर्ट में मुरहाबादी के दुकानदारों के मामले में सुनवाई हुई है। हाईकोर्ट का नगर निगम के आयुक्त को निर्देश दिया गया है। 1 हफ्ते के अंदर दुकानदारों के पुनर्वास का निर्देश हाईकोर्ट की तरफ से निगम को दिया गया है। दुकानदारों के पास निगम का कोई भी अनुमति पत्र जरूरी है। मुरहाबादी में 27 जनवरी को गोलीबारी के बाद से उनके दुकान बंद करा दिए गए थे और तब से मुरहाबादी के आसपास जो दुकानदार थे वो अपनी लड़ाई लड़ रहे थे और ये लड़ाई हाईकोर्ट तक पहुंची। और अब हाईकोर्ट ने मुरहाबादी में दुकानदारों को लेकर निर्देश दिया है। नगर निगम के आयुक्त को निर्देश दिया गया है कि जल्द से जल्द, यानी कि 1 हफ्ते के अंदर दुकानदारों के पुनर्वास किए जाएं।
धनबाद के निरसा में अवैध खनन के दौरान चाल धंसने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। कापासारा आउटसोर्सिंग में अवैध तरीके से कोयले का खनन चल रहा था, जहां चाल धंस गई और उसमें दबकर 2 मजदूरों की मौत हो गई। मृतक कुमारडी और मुगमा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। वहीं एक मजदूर घायल है, जिसका निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। चाल धंसने से मृत मजदूरों की शव लेकर साथी मजदूर भाग निकले। जिले में अवैध खनन के मामले थम नहीं रहे हैं। आए दिन चाल में दबकर मजदूरों की मौत की खबर सामने आ रही है। बावजूद प्रशासन इसे रोकने में नाकाम है। और ऐसे में इस हादसे के बाद अब सवाल है कि प्रशासन आखिर कब सबक लेगा, क्योंकि एक के बाद एक इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। अवैध खनन पर आखिर लगाम कब लगेगी? प्रशासन को कितनी मौतों का और इंतजार है? अवैध खनन के खेल में शामिल लोगों पर आखिर कार्रवाई कब होगी, ताकि इस तरह के मौत का सिलसिला जो चल रहा है उसे रोका जा सके? सिमडेगा पुलिस प्रशासन अफीम की खेती को रोकने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। बावजूद इसके अफीम की खेती रुकने का नाम नहीं ले रही। खूंटी टोली गांव में पुलिस ने अफीम की खेती को नष्ट किया। कई एकड़ में अफीम की फसल लगी थी, जिस पर पुलिस का डंडा चला। पुलिस की कार्रवाई से अवैध कारोबारियों में हड़कंप है। प्लाट में अफीम की खेती की सूचना मिली। सुबह में सत्यापन किए तो सही पाए। इसके बाद खेत को जो करीब 8 कट्ठा में तैयार किया गया है। फसल 75% तैयार ही था, मतलब अब इससे एक्सट्रैक्ट निकलना प्रारंभ हो जाता। समय रहते पुलिस को सूचना मिल गई और इस पर पूरे कार्रवाई करके खेत को विनष्ट किया जा रहा है। अभी हम लोग सूचना संकलन कर रहे हैं कि एक्चुअली खेती किसने की और इस जमीन का मूल मालिक कौन है, ताकि उस पर अग्रिम कार्रवाई की जा सके। गुमला के जमटी और कुमारडी इलाके में एसपी एहतशाम वकारिब ने नक्सली सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान उन्होंने गांव के लोगों से मुलाकात भी की, वहां की समस्याओं को जाना और नक्सलियों को चेतावनी देते हुए समाज की मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की। जिला से सीमा करता है और इसी को लेकर हम लोग यहाँ पे नक्सल रूप से पूरी तरह अलर्ट है। सभी थाना प्रभारी को भी अलर्ट जारी किया गया, लगातार 1 हफ्ते से हाई अलर्ट पे है और हम लोग लगातार सूचना संकलन कर रहे हैं और जो ऑपरेशन चल रहा है उसको लेके हम लोग अपडेटेड है। हमारे नक्सल ऑपरेशंस के डीएसपी ऑप्स है जो लगातार संपर्क में है और हमारी टीम भी अपनी अपनी तरह से उस पर काम कर रही है और होपफुली इसमें सफलता मिलेगी। सीआरपीएफ की टीम है, कोबरा की टीम है और जिला पुलिस के बल भी है। पाकुड़ में रात के अंधेरे में शातिर चोरों ने बंद घर से लाखों रुपए की चोरी कर ली। घर का ताला तोड़कर करीब 3 लाख के जेवर और कई कीमती सामान उड़ा ले गए। चोरी की यह वारदात घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें आप देख सकते हैं कि चोर चोरी का सामान लेकर बड़े आराम से घर से बाहर निकल गए और मेन रोड से पैदल चलकर भाग निकला। सीसीटीवी कैमरे में कैद तस्वीरों के जरिए पाकुड़ पुलिस उस अपराधी की तलाश में जुटी हुई है। गिरिडीह के बनियाडीह गांव में मुर्गा उधार नहीं देने पर एक ग्राहक ने दुकानदार की जमकर पिटाई कर दी और काउंटर के शीशों को तोड़कर गल्ले में रखे पैसे लूट लिए। इस घटना में दुकानदार उपेंद्र सिंह बुरी तरह घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बीच में गाड़ी रोकवा कर पहाड़ी के पास मारपीट करने लगा। ये लोग, एक आदमी था, 5000 रुपया बाबूजी को पॉकेट से भी छीन लिया और इन पर जानलेवा हमला किया। और ये लोग बहुत ही दबंग किस्म का व्यक्ति है भैया, क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है और ये बार बार बोलते हैं कि जिस तरह भोला सिंह गार्ड को मार के हम लोग फेंकवा दिए खंता में, उस तरह तुम लोग भी पार हो जाएगा। जामताड़ा के बराकर नदी में नाव में डूबने से 14 लोगों की जान चली गई। इस घटना के बाद सवाल उठ रहा है कि इस घटना के लिए जिम्मेदार कौन है। धनबाद के निरसा अंचल के बारबेंदिया और जामताड़ा जिले के बिरगांव घाट के बीच तत्कालीन मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने 2007-8 के बीच पुल निर्माण का शिलान्यास किया था। 2009 में तेज बारिश के दौरान निर्माणाधीन पुल के कुछ पिलर ध्वस्त हो गए और निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार की पोल खुल गई। इसके बाद से ही पुल का निर्माण ठप है।
13 साल की अवधि में किसी ने पुल निर्माण को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई। फिलहाल नाव हादसे में मृतक के परिजनों को मुआवजा देने जामताड़ा पहुंचे परिवहन मंत्री चंपई सोरेन ने इस पुल को जल्द बनाने का आश्वासन दिया है। चंपई सोरेन ने कहा कि पुल बनाने को लेकर सरकार गंभीर है। इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी सदन में पुल बनवाने की घोषणा की थी। अब देखना यह है कि यह पुल कब तक बन पाता है। ब्रिज जो शुरुआती हुआ 2008-9 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के द्वारा शिलान्यास किया गया था और ब्रिज बनते गया, बनते घटिया काम के कारण या कुछ बारिश, अंधड़ तूफान बारिश हुआ, उसमें से कुछ पिलर और छत्ता बह के चल गया। तब से पुल हम लोग मांग करते आ रहे, अभी तक बना नहीं है। और पुल नहीं बनने के कारण इतना बड़ा हादसा आज हम लोग को बीच में हुआ है, हम लोग देख पा रहे हैं। हम लोग शिलान्यास बोलते हैं कि विधायक आया था, पांडरा यहाँ निरसा का भी था और ये हम लोग इरफान साहब भी था। हम लोग बोले कि पुल जल्दी से जल्दी आप लोग निर्माण करिए, फिर बाद में कुछ भी घोटाला हो सकता है। इसी भविष्य से हम लोग बोले कि सब मिल के ये पुल देखिए फिर से निर्माण किया जाए और देखते हैं कि अगर और फिर ना वैसे घटना हो जाएगा। उस चीज को ध्यान में जरूर है तो किस क्षेत्र में क्या समस्या, लेकिन सरकार को समय भी नहीं है एक कोरोना से, और इसीलिए आई इस ऊपर में जब मुख्यमंत्री का बात आ गया सामने कि इस पुल बनेगी, आप कब तक बन पाएगा? आप कितना समय लगेगा? देखिए, आप जितना जल्दी हो सके इसको लगाना। अब सवाल यह है कि इस हादसे के पीछे जिम्मेवार कौन है। सबसे बड़ी जो वजह बताई जा रही वो सरकारी सिस्टम और सरकार की लापरवाही और अधिकारियों की लाल फीताशाही को बताई जा रही है। क्योंकि इस वक्त जो पुल हम आपको दिखाने वाले हैं, यह पुल पिछले 13 वर्षों से अधूरा है, आधा बनाकर छोड़ दिया गया है। इस पुल को यूं कहे तो हम भ्रष्टाचार की पुल भी कह सकते हैं, क्योंकि इस पुल के पीछे 37 करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन ये पुल पूरा नहीं बना। हम आपको तस्वीरों के जरिए में दिखाते हैं कि ये वही जामताड़ा जिले के बीर गांव से धनबाद के निरसा जिले के बरवदिया घाट तक जाने वाली यह पुल है। यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर दूर पर ही निरसा जिले के धनबाद जिले के निरसा थाना क्षेत्र का बरवदिया घाट है, लेकिन यह पुल पिछले 13 सालों से अधूरा है। सरकार इस पुल को बनाकर यहाँ के लोगों को जो जल समाधि का शिकार लोग हैं उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दे पाती है कि नहीं, यह तो वक्त ही बताएगा। सुमन भट्टाचार्य, न्यूज 18 जामताड़ा। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।